नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीटीपीएससी पीईटी का जो आपका सिलेबस दिया गया है उसमें जो एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस दिया गया उससे जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके पीईटी के एग्जाम के लिए, उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यह आपका रिवीजन का वीडियो है। लास्ट समय में यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो इस वीडियो में जो भी टॉपिक आपका मेंशन है एंशिएंट हिस्ट्री का, जैसे आपका हो गया सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अशोक, इन सभी टॉपिक के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला आपके लास्ट समय के लिए, रिवीजन के लिए, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह किस प्रकार से गैर आर्य सभ्यता थी, आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आर्य सभ्यता थी वह ग्रामीण थी। आप याद देखिएगा, जो आर्य सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी और आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी। इस प्रकार से यह सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मानी जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी और जो आर्य सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। इस कारण से इसको जो है गैर आर्य सभ्यता मतलब गैर आर्य कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। तब इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है, एक तरफ आपके प्राचीन स्थल दिए गए हैं और एक तरफ उनका संबंध किससे है, तो आपको इसमें से जो है सही सुमेलित करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो लोथल जो प्राचीन स्थल है इसका संबंध किससे है, तो लोथल में मिला था एक गोदीवाड़ा। क्या मिला था? तो लोथल था प्राचीन स्थल जो है, यह मिलेगा आपको गुजरात में। तो लोथल में आपको मिलेगा गोदीवाड़ा। तो आपका ए का क्या हो जाएगा? ए का आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद कालीबंगा में आपको क्या मिला था? तो जो कालीबंगा था, कालीबंगा में आपका मिला था जूता हुआ खेत। आप याद देखिएगा, जो कालीबंगा था कालीबंगा में हल व खेती के साक्ष्य मिले थे। तो राइट आंसर आपका जाएगा जूता हुआ खेत, यानी कि आपका बी का क्या हो जाएगा? बी का 1 हो जाएगा। इसके बाद धौलावीरा में आपका क्या मिला था? तो धौलावीरा का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो धौलावीरा था, इस यहाँ पे मिले थे हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख जो था यह मिला था आपका धौलावीरा में। तो आपका सी का हो जाएगा 4, सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद बनावली में क्या मिला था? तो बनावली में आपका मिला था पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की आकृति। आप ध्यान दीजिएगा, जो बनावली थी यहाँ पे मिला था पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की आकृति। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से आपका डी का हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से आप यह सुमेलित हो गया है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कर लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिल सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लोथल जो कि गुजरात में है आपको मिलेगा, यहाँ पे गोदीवाड़ा लोथल मिला था गुजरात में। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, जो कालीबंगा है, कालीबंगा कहाँ पे आपको मिलेगा? तो कालीबंगा आपको मिलेगा राजस्थान में। यहाँ पे मिला था आपको क्या? तो यहाँ पे मिलेगा जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला था यहाँ पे कालीबंगा में। इसके बाद धौलावीरा जो आपको मिलेगा गुजरात में, हाल ही में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दे दिया गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो गुजरात का धौलावीरा है और हड़प्पा नगर, यहाँ पे जो है क्या मिला, मतलब इसको क्या हाल ही में दिया गया दर्जा? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी हाल ही में इसको दे दिया गया था। तो यहाँ पे क्या मिला था? तो यहाँ पे मिला था आपका हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला जो एक शिलालेख था वह पाया गया था यहाँ पे। इसके अलावा आपका जो बनावली है, बनावली आपको मिलेगा हरियाणा में, यहाँ पे मिली थी जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो इस प्रकार से चारों को आपको याद रखना है, इनकी जगह भी आपको याद रखनी है, जगह भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, और एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी गई है और एक तरफ नदी दी गई, यानी कि वे बस्तियाँ जो हड़प्पा संस्कृति की थी किस नदी के किनारे अवस्थित थी आपको बताना है। तो पहला यहाँ पे दिया गया है हड़प्पा। तो आपका जो हड़प्पा था यह किस नदी किनारे था? तो हड़प्पा आपको मिलेगा रावी नदी किनारे, यानी कि ए का आपका क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, रावी नदी हो जाएगा। इसके बाद कालीबंगा किस नदी किनारे था? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो कालीबंगा था, कालीबंगा आपको मिलेगा घग्गर नदी किनारे, यानी कि राइट आंसर आपको हो जाएगा बी का 2 हो जाएगा, घग्गर नदी हो जाएगा। इसके बाद आपका लोथल जो है, लोथल किस नदी किनारे है? तो लोथल आपको मिलेगा भोगवा नदी किनारे। तो भोगवा नदी कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। इसके बाद रोपड़ किस नदी किनारे है? तो रोपड़ आपको मिलेगा सतलज नदी किनारे। तो डी का आपका हो जाएगा 4, यानी कि डी का 4। तो इस प्रकार से आपका ये सही सुमेलित हो गए हैं। और हड़प्पा था आपका रावी नदी किनारे था हड़प्पा। उसके बाद कालीबंगा आपका था, कालीबंगा आपको मिलेगा घग्गर नदी किनारे। उसके बाद लोथल आपका था भोगवा नदी किनारे। और आपका जो रोपड़ था, रोपड़ जो था ये आपको मिलेगा कहाँ पे? तो सतलज नदी के किनारे। तो ये सभी आपको याद रखना, कौन कौन सा हड़प्पा संस्कृति की बस्ती थी, किस नदी किनारे अवस्थित थी, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल
से पाया गया था, आपको बताना है। तो जो विशाल स्नानागार था यह कहाँ पे मिला था, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो विशाल स्नानागार था यह मिला था मोहनजोदाड़ो से, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, मोहनजोदाड़ो से मिला था आपका विशाल स्नानागार। इसके अलावा जो अन्न कोठार था इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, और अन्न कोठार भी जो है आपका मिला था कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से। तो इसे भी आप याद देखिएगा, विशाल स्नानागार और अन्न कोठार ये दोनों मिले थे आपके मोहनजोदाड़ो से। इससे आपको ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक तरफ दिया गया है पुरातत्व स्थल दिया गया है और उनकी स्थिति दी गई है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो आलमगीरपुर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आलमगीरपुर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद लोथल आपको मिलेगा गुजरात में, यह एक प्रकार का गोदीवाड़ा था उस समय का। और कालीबंगा आपको मिलेगा कहाँ पे, हरियाणा में। तो यह बिल्कुल गलत है, कालीबंगा आपको हरियाणा में मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कहाँ पे, राजस्थान में। कालीबंगा आपको मिलेगा राजस्थान में, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं था। उसके बाद रोपड़ आपको मिलेगा पंजाब में। तो ये चारों क्या रखना है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में और रोपड़ आपका पंजाब में। एक तरफ यहाँ पे कुछ और हड़प्पन स्थल दिए गए और एक तरफ उनकी स्थिति दी गई, इनको भी आपको सही सुमेलित करना है। तो आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला कौन सा है, मांडा। तो ए का क्या हो जाएगा, मांडा कहाँ पे स्थित है, तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, मांडा जम्मू कश्मीर। उसके बाद दैमाबाद कहाँ पे स्थित है, तो दैमाबाद आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। कहाँ, तो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा दैमाबाद। तो आपका बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद धौलावीरा आपको कहाँ मिलेगा, तो मैंने अभी आपको बताया धौलावीरा मिलेगा आपको गुजरात में, यानी कि सी का आपको हो जाएगा ई। धौलावीरा को हाल ही में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। इसके बाद राखी गढ़ी आपको कहाँ मिलेगा, राखी गढ़ी आपको मिलेगा हरियाणा में। तो डी का आपका हो जाएगा, डी का 2। तो इस प्रकार से यह आपका सही सुमेलित हो गया है, इसको आप देख लीजिएगा। मांडा मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर, दैमाबाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र, और धौलावीरा आपका था कहाँ पे, धौलावीरा आपका था गुजरात में, जिसको हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। और इसके बाद राखी गढ़ी आपको मिलेगा कहाँ पे, तो राखी गढ़ी आपको मिलेगा हरियाणा में। तो ये सारे स्थल आपको याद रखना, उनकी स्थिति आपको याद रखनी है, आपसे एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको उस हड़प्पी नगर का नाम बताना जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है। और तो आपको बताना कि जो लोथल था, लोथल किस नदी किनारे अवस्थित, आपको सिंपली यह पूछा जा रहा है। तो लोथल आपको मिलेगा भोगवा नदी किनारे, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल से, जो लोथल था और गुजरात में यह एक पुरातत्व स्थल है, यह आपको मिलेगा कहाँ पे, तो भोगवा नदी के किनारे। तथा यह क्यों फेमस था, तो यह गोदीवाड़ा के लिए फेमस था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो कालीबंगा का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से, और रोपड़ का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से, लोथल का संबंध है, इसके अलावा जो पाटलिपुत्र या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो पाटलिपुत्र है इसका संबंध आपका किससे नहीं है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो कालीबंगा है कहाँ पे है, तो कालीबंगा राजस्थान में है, और रोपड़ आपको पंजाब मिलेगा, और लोथल आपको मिलेगा गुजरात में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की, यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बी बिल्कुल से हो जाएगा, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, उसका आपको नाम बताना है। तो हड़प्पा का जो उत्खनन सबसे पहले किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो आप ध्यान दीजिएगा ए कनिंघम के द्वारा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है और आंसर पहले स्टिक हो गया। तो ए कनिंघम पहला पुरातत्वविद था जिसके द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, लेकिन इसने जो है इस हड़प्पा का महत्व नहीं समझा था। इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा का जो है महत्व है यह समझ नहीं पाया था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए कनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो है दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा का उत्खनन करवाया गया था, तो जाके हड़प्पा जो है न्यूज में आया था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो है दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसका उत्खनन कराया गया था, इसके बाद ही जो हड़प्पा था वह न्यूज में आया था। तो इसे आप याद रखिएगा, दयाराम साहनी, इसके बाद जो है उन्होंने इसका उत्खनन करवाया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो मोहनजोदड़ो है जो एक बहुत ही फेमस सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यह आपको मिलेगा वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल से हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाथी का दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहाँ पे मिला था, आपको बताना है।
तो हाथी के दांत का जो पैमाना था यह मिला था आपका लोथल में, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा लोथल, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। लोथल में जो है हाथी के दांत का जो है पैमाना मिला था। आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा गोदीवाड़ा यहाँ पे मिला था लोथल में, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले थे लोथल में। इसके अलावा जो है मनका जो होता था, मनका एक प्रकार का आभूषण होता है, तो मनका का जो कारखाना था यह भी मिला था आपका लोथल में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। धान की भूसी भी जो थी यह लोथल में मिली थी, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा पशु जिसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, तो शेर के अवशेष, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। शेर के जो अवशेष हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शेर के जो अवशेष हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी गाय के, बाघ के और हाथी के जो अवशेष हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सबसे पुराना जो है वेद कौन सा इसमें से है। तो सबसे पुराना वेद आपको मिलेगा इसमें से ऋग्वेद, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ऋग्वेद, यह सबसे पुराना वेद है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ ऋग्वेद से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यह सबसे प्राचीनतम वेद है। इसके अलावा इसमें कुल कितने मंडल हैं, तो टोटल जो है ऋग्वेद में आपको मिलेंगे 10 मंडल मिलेंगे ऋग्वेद में आपको। इसके अलावा 1028 जो 28 ये क्या हैं, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त मिलेंगे। क्या मिलेंगे, तो 1028 सूक्त मिलेंगे ऋग्वेद में, और 10 मंडल मिलेंगे इसमें ऋग्वेद में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो ऋग्वेद का पहला मंडल था, ऋग्वेद का पहला मंडल और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल था यह सबसे आखिरी में जोड़ा गया था, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो यह वैदिक ग्रंथ है आपका है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जो है वर्ण शब्द का जो है सर्वप्रथम उल्लेख किया गया, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन है यह किस वेद में मिलता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यह मिलेगा आपको अथर्ववेद में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। जो अथर्ववेद है इसमें आपको जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन है मिलेगा। जो अथर्ववेद आपका है इसमें जो है जादू टोना, रोग निवारण, इसके अलावा ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, इन सभी चीज़ों का जो जिक्र है किया गया आपका अथर्ववेद में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी अथर्ववेद। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है। तो गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो गोपथ ब्राह्मण इसका संबंध है आपका अथर्ववेद से, यानी कि ऑप्शन आपका जो है, ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपथ ब्राह्मण का संबंध आपका है अथर्ववेद से, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ यानी कि सूक्त हैं आपको बताना है। तो ऋग्वेद में टोटल मैंने अभी आपको बताया 1028 सूक्त आपको मिलेंगे ऋग्वेद में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, टोटल 1028 सूक्त मिलेंगे, ऋचाएँ मिलेंगे आपको ऋग्वेद में। अगला प्रश्न आप हमारा है, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं। तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं ये किस पर आधारित हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो उपनिषद पुस्तकें हैं यह मिलेंगी आपको दर्शन पर, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दर्शन पर आधारित हैं जो है उपनिषद पुस्तकें, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो जो मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है, तो अगेन उपनिषद में, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, उपनिषद में जो है मोक्ष की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक तरफ वैदिक नदियाँ दी गई हैं और एक तरफ उनका आधुनिक नाम दिया गया, तो इसको आपको सही सुमेलित करना है। तो आइए इसको सही सुमेलित कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला जो वैदिक नदी वो है कुंभा, तो कुंभा का आधुनिक नाम क्या है, तो कुंभा का आधुनिक नाम आपको मिलेगा काबुल, यानी कि ऑप्शन जो है ए का आपका हो जाएगा 2। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है, तो परुष्णी नदी का आधुनिक नाम है रावी। क्या है, तो परुष्णी नदी का जो आधुनिक नाम है वो है रावी, यानी कि बी का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके अलावा सदा नीरा का वास्तविक नाम क्या है, तो सदा नीरा का वास्तविक नाम है गंडक, यानी कि सी का आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। सुतुद्री का आधुनिक नाम क्या है, तो सतलज, यानी कि डी का आपका हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से 2 4 1 मतलब 2 3 1 4 सही सुमेलित है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपका जो हो जाएगा कुंभा हो जाएगा काबुल, उसके अलावा परुष्णी नदी का आपका हो जाएगा रावी, और सदा नीरा का हो जाएगा आपका गंडक, और सुतुद्री नदी का हो जाएगा आधुनिक नाम सतलज। तो इस चेहरों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
वैदिक नदी जिसका नाम अस्किनी है की पहचान निम्नांकित में से किस एक के साथ की जाती है? तो आप ध्यान दीजिएगा, अस्किनी की जो पहचान है यह चिनाब नदी के रूप में की जाती है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, चिनाब नदी। तो ऑप्शन सी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और ऋग्वैदिक काल में निक्स जो होता था यह आभूषण किस अंग का आभूषण था, आपको बताना है। तो जो निक्स आभूषण था यह किस अंग का आभूषण था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो यह जो था गला का आभूषण था, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो निक्स था प्राचीन काल में, निक्स जो था यह गले का आभूषण था, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था किस नदी के तट पर हुआ था? तो जो फेमस 10 राजाओं का युद्ध था यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो आपको पता होना चाहिए, यह परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, परुष्णी नदी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नांकित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सरस्वती नदी को जो है, कहाँ गया, यहाँ पे है। तो सरस्वती नदी को जो है ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा सरस्वती नदी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? तो वैदिक काल में किस जानवर को हम अघन्या मानते थे? तो आप ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल में अघन्या माना जाता था जो है गाय को, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा गाय को जो है अघन्या माना जाता था वैदिक काल में। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले प्रश्न का इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जो जन्म था कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। 563 ईसा पूर्व में जो है महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे। तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिशीक्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध के जीवन की वह कौन सी घटना थी जिसको हम महाभिनिशीक्रमण के रूप में जानते हैं? तो इनका जो गृह त्याग था, जब इन्होंने घर छोड़ा था, जब गृह त्याग किया था, इस घटना को हम महाभिनिशीक्रमण के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही जगह, गृह त्याग। तथा इनके गृह त्याग के लिए कौन सा प्रतीक इस्तेमाल में लाया था? तो घोड़ा। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, इनके गृह त्याग के लिए जो है प्रतीक इस्तेमाल में लाया जाता है घोड़ा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और गौतम बुद्ध की माँ जो थी यह किस वंश की थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो महामाया, इनका संबंध था कौशल वंश से। तो राइट आंसर आपका जाएगा कौशल वंश। किस वंश की थी ये? तो कौशल यहाँ पे होगा, कोली नहीं कौशल वंश हो जाएगा यहाँ पे। तो कौशल वंश से संबंधित थे गौतम बुद्ध की माँ महामाया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध की जो माता जी थी इनका नाम था महामाया, और ये संबंधित थी किस राजवंश से? तो कौशल राजवंश। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा क्या कह रहा है, और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में। कहाँ? तो कुशीनगर में जो है इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु थी कहाँ पे हुई थी? तो कुशीनगर में। आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुशी में जो है मतलब कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। तथा इनके महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु के लिए कौन सा प्रतीक हम इस्तेमाल में लाते हैं? तो स्तूप। तो स्तूप जो प्रतीक है इनके महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से किस राजा के एक शिलालेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था? तो किसके शिलालेख से यह सूचना मिलती है कि मतलब जो शाक्य मुनि बुद्ध थे इनका जन्म जो है और लुम्बिनी में हुआ था? तो यह थे कौन? तो इनका नाम था अशोक, यानी कि ऑप्शन आपका जो है ए बिल्कुल सही जगह। अशोक के अभिलेख से ही सूचना मिलती है कि जो महात्मा बुद्ध थे इनका जो जन्म था ये हुआ था कहाँ पे? तो लुम्बिनी में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और अलार कलाम कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके अलार कलाम कौन थे? तो जो अलार कलाम थे ये बुद्ध के एक गुरु थे, यानी कि महात्मा बुद्ध के एक गुरु थे। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा बुद्ध के एक गुरु थे अलार कलाम। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और महात्मा बुद्ध ने अपना जो है धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो धर्म चक्र प्रवर्तन है कहाँ पे दिया गया था? तो
सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, सिंपली आपसे पूछा जा रहा है। तो इनके द्वारा जो प्रथम उपदेश था यह दिया गया था कहाँ पे, तो सारनाथ में, तथा इनका जो प्रथम उपदेश था उसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, बुद्ध के द्वारा जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए गए थे। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे कहाँ पे, तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में जो है महात्मा बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, श्रावस्ती इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है, और बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसके पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगति थी इसका आयोजन किया था आपका 483 ईसा पूर्व में किया गया था। उस समय शासन था आपका अजातशत्रु का शासन था, तथा इस प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। किसने, तो महाकश्यप ने जो है इस प्रथम बौद्ध संगति की स्थापना की थी, तो मतलब अध्यक्षता की थी। तो राइट आंसर आप हो जाएगा महाकश्यप। और महाकश्यप दोस्तों, जो 4 बौद्ध संगतियां आयोजित की गई थी इन चारों के बारे में आपको डिटेल में पूरा याद रखना है। मैंने चैनल में अपलोड किया हुआ है हिस्ट्री का, अगर आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसमें सिंपली जाके आप बौद्ध धर्म की जो 4 इंपॉर्टेंट संगतियां उनको आप देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में वहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, बस यहाँ पे जो प्रश्न मैं वहीं उन्हीं को डिस्कस करते हुए चलूंगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो आप ध्यान दीजिएगा, कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध सभा थी, यानी कि जो चौथी बौद्ध संगति थी, कनिष्क के शासन काल में जो चौथी बौद्ध संगति थी इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे, तो कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ, तो कश्मीर के कुंडलवन में जो है चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। उस समय शासक था कनिष्क। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का जो चित्रण है मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके जीवन के किस घटना का जो चित्रण है मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। तो इनके द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसका जो चित्रण है यह मृग सहित चक्र के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही जाएगा। प्रथम इनका जो उपदेश था जो सारनाथ में दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था। तो आप ध्यान दीजिएगा, बोध गया। इसी बोध गया पर ही जो है इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, तथा ये जो है आप ध्यान दीजिएगा जो महात्मा बुद्ध थे इनको जो है निरंजना नदी के तट पर बोध गया में जो है इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे मैंने कहा, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो जो त्रिपिटक है इसका संबंध किस धर्म से है, तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका त्रिपिटक, यानी कि ऑप्शन आप सी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है, और निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, नैतिक और सिद्धांत संबंधी जो प्रवचन है यह किसमें संकलित हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा किसमें, तो सुत्त पिटक में। और बौद्ध साहित्य जो है आपका सुत्त पिटक जो है इसी में जो है बौद्ध साहित्य जो है सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधित जो प्रवचन है उनका संकलन किया गया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा सुत्त पिटक। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और देश में निम्न में से किसने जो है मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो मूर्ति पूजा की जो है नींव रखी गई थी बौद्ध धर्म के द्वारा, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा बौद्ध धर्म ने जो है देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, और जैन धर्म के संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। कौन थे, तो ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के संस्थापक थे। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा ये जो ऋषभ देव थे ये प्रथम क्या थे, तो ये प्रथम जो है तीर्थकर थे जैन धर्म के। तथा इनको जो है ऋषभ देव को हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तथा इनके लिए जो है प्रतीक चिन्ह सांड, यानी कि सांड का जो इस्तेमाल है और ऋषभ देव यानी कि आदिनाथ के लिए किया जाता है, जो आपके पहले तीर्थकर थे किसके, तो जैन धर्म के। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। तथा महावीर जो है ये 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा महावीर के लिए जो है सिंह प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में लाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इनको आदिनाथ नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में। कहाँ? तो वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, महावीर स्वामी की जो मृत्यु है यह कहाँ पे हुई थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी की जो मृत्यु थी हुई थी पावापुरी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महावीर स्वामी की जो मृत्यु थी कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी में। आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। और प्रारंभिक जैन साहित्य जो है निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? आपको बताना है। तो जो प्रारंभिक बौद्ध मतलब जैन साहित्य थे किस भाषा में लिखे गए थे? तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य थे लिखे गए थे आपके अर्ध मगधी में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अर्ध मगधी में लिखे गए थे प्रारंभिक जैन साहित्य। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है, और महावीर का जो प्रथम अनुयायी था वह कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, जो जमाली था यह महावीर का प्रथम अनुयायी था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? तो कौशाम्बी, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा, जो कौशाम्बी या बौद्ध और जैन दोनों लोगों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली जो कि उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आपको बताना है। तो अशोक के टाइम पीरियड में जो है तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। जो थर्ड बौद्ध संगति थी इसका आयोजन किया गया था अशोक के टाइम पीरियड में। कब किया गया था? तो 250 ईसा पूर्व में किया गया था, तथा इस समय शासन था अशोक का। कहाँ पर किया गया था? तो पाटलिपुत्र में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र में जो है अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो इसे आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप था किस शासक ने बनवाया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, सांची का स्तूप बनवाया गया था अगेन अशोक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा थी वह थी कौन सी? तो आप ध्यान दीजिएगा, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में जो अधिकांश अभिलेख थे वे प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है, और निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी भाषा में लिखा गया है? तो आप याद रखिएगा, खरोष्ठी भाषा में दो अभिलेख लिखे गए थे, जिनमें से एक है शाहबाजगढ़ी और दूसरा आपका मिलेगा मानसेहरा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट अभिलेख है, मानसेहरा और यहाँ पे मानसेहरा होगा। तो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी ये दो इम्पॉर्टेंट अभिलेख हैं अशोक के, जो खरोष्ठी भाषा में लिखे गए हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और बाकी के जो अभिलेख है और उनकी अधिकांश भाषा प्राकृत है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आप ध्यान दीजिएगा, अशोक के जो शिलालेख हैं इनको सर्वप्रथम पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसप के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बी बिल्कुल से हो जाएगा। जेम्स प्रिंसप ने जो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो आप ध्यान दीजिएगा, अभिलेखों में जो है अशोक का जो उल्लेख है यह प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अशोक का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन जो है अशोक के किस शिलालेख में है? तो आप ध्यान दीजिएगा, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का जो वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे 13वां शिलालेख होगा। यहाँ पे जो 13वां शिलालेख है अशोक का, उसके 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध के विजय तथा उसके क्षतियों का वर्णन किया गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, अशोक का जो 13वां शिलालेख है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंध थे, यह कहाँ का शासक था? तो टॉलमी फिलाडेल्फस जो है यह मिस्र का शासक था। इसके साथ जो है अशोक के राजनयन संबंध थे। आप इसे ध्यान दीजिएगा, मिस्र का यह शासक था टॉलमी फिलाडेल्फस।
तो यहाँ पे हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके बन सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वैदिक संस्कृति के, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अशोक के, उनको यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन आखिरी समय के लिए आपके रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।